मॉर्निंग। कैसे हो टेंथ वालों? जैसा कि आप 9th से 10th में आ गए हैं और हम लोग एनसीईआरटी की मैथ्स पर काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। मैथ्स पर हो क्या रहा है कि हम लोग जो हमारे पास प्रश्नावली कल 1.1 हम लोग कर रहे थे। 1.1 में हम लोगों ने क्या काम किया था, 5 सवाल लगाए थे। उसके आगे के कुछ सवाल रह गए हैं जो हम लोगों ने काम नहीं किया था, अब वो काम हम लोग कर रहे हैं। चूंकि हमारे पास छठा प्रश्न है, थ्योरेटिकल थोड़ा सा प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोग करेंगे। आप लोग एक व्यवस्थित कॉपी बनाइए और सारे के सारे नोट्स बनाते हुए चलिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परीक्षा को बेहतरीन ढंग से तैयार करते रहिए। परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। हमारा प्रश्न है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे बात समझो यार, जैसे मैंने कहा कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त, जैसे हमने कहा इकाई अंक में 0 है। इकाई अंक में 0 होने का मतलब है 10 को अगर हम काटें तो कितना काटेंगे, 2 पंजे में 10, 5 इक्कन में 5, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 2 और 5। चलिए अब मैंने क्या काम किया, 60 ले लिया। 60 है हमारे पास, 60 को हम काट रहे, जरा देखो, 2 तिया में 0, अब 2 15 में 30, है ना। तो 5 3 में 15 और 3 इक्कन में 3। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं भाई, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 आ रहा है, तो इकाई अंक में 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आवश्यक है। 2 और 5 जरूर आ रहा है। जैसे अब आप कहो गुरुजी एक बात, 20 है यहाँ पर, 20 में जरा दो काटो उससे, 2 दशामन 20 कट गया, 2 पंजे में 10, 5 इक्कन में 5 कटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी संख्या को हम जिसके इकाई अंक में 0 आ रहा है तो वह उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 का होना बहुत आवश्यक है। इसी तरीके से जो हमारे पास सवाल है जिसमें लिखा 6 की पावर n, तो 6 की पावर n का मतलब कितना हुआ, इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 और 3 हुए, यानी कि इसका मतलब हुआ 2 की पावर n इंटू में 3 पावर n, यानी कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। जब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है तो इस संख्या जो इस 6 की पावर n अंक है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 होता, जैसे मैं ये कहूं कि अगर ये होता 4 की पावर n, तो 4 की पावर n का मतलब ये होता है कि 2 की पावर में 2, ये बाहर n, इसका मतलब हुआ है कि 2 की पावर 2n, ठीक है ना। तो ये संख्या में इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है, केवल अकेला है, और यहां पर ये वाला जो 4 की पावर n है ये अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी यहाँ पर 5 तो है नहीं। जब यहाँ पर 5 नहीं है तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें हम गुणा कर दें 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 का मतलब कितना हुआ, 1। अगर इस संख्या को 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये 4 की पावर n हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराओ तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभाज्य गुणनखंड में अकेला 2 आ जाए तब भी अंक 0 पर समाप्त हो जाएगी, अकेला 5 आ जाए तब भी अंक 0 पर समाप्त हो जाएगी, 2 और 5 आए तब तो 0 पर समाप्ति ही होगी। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आ रहा है ना, जैसे 2 आया है और 2 के अलावा में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसमें लिखा मैंने 6 पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के अंक क्या कहलाते हैं, प्राकृत अंक कहलाते हैं। का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है तो 6 पावर n 5 से विभाज्य होगा। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, है ना। तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ये हम लोग मान के चलते हैं, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 है तो वो संख्या 5 से कटेगी, 2 से कटेगी, है ना। अगर हम ये मान लें, फिर हमने क्या काम किया, 6 पावर n के हमने अभाज्य गुणनखंड कराए तो 2 और 3 हुए, तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आ गया, यही बात गड़बड़ हो गई, यही बात खराब हो गई। क्यों खराब हो गई, क्योंकि यहां पर केवल 2 रहता, 3 ना आता, तो ये 6 पावर n जो है, यानी 6 पावर n क्या, 6 पावर n के गुणनखंड 2 होंगे ही, 2 और 3। अगर अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होता
तो यह संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती थी, है ना। अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हो गए, इसलिए यह संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसमें लिखा भी है, अतः 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है। ओके, अगला प्रश्न इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला देखते हैं, ठीक है। वो क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 भाज्य संख्या क्यों है, ऐसी हमको व्याख्या करनी है, ठीक है। जरा समझते हैं। ये हमने पहली संख्या उठाई, क्या, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 6391 गुणा में 11 प्लस 13, इसका मतलब ये हुआ 11 एकन में 11 के घासे लगाए, 11 निमा 99 और एक कितना हो गया 100, प्लस कितना हो गया 13, इसका मतलब ये हुआ है 3 और 1 4, और यहाँ पे 1 0 1 1014। अब हम इस 1014 के क्या कराएंगे, गुणनखंड कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड कराएंगे 1014 के। जरा काटो, 2 पंजे में 10 0, 2 सत्ते में 14, 7 5 12 3 से कटेगा, 3 एकन 3, 1 बचा, 1 और 0 कितने हो गए 10, तो 3 तिया में 9 और 3 निम्मा, गलत कटा, देखो 3 एकन 3, कितने बचे थे 2, 2 और 0 कितने हो 20, तो मतलब कितना हो 3 6 के 18, 2 बचे, 2 और 7 27, 3 निम्मा 27, 169 13 का वर्ग होता है, 13 13 में 169, तो 13 एकन में 13, तो इसके ये क्या बने, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 1014 इक्वल टू क्या रहेगा, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। अतः आधारभूत प्रमेय के अनुसार, आधारभूत प्रमेय के अनुसार, गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 है। अतः यह संख्या भाज्य है। क्यों, आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि यदि किसी भी भाज्य संख्या को हम भाज्य संख्या तभी कहेंगे जब उसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाए। अतः संख्या भाज्य है। अतः संख्या क्या है बेटा, भाज्य है, ठीक है। ओके, अगली हमारे पास संख्या क्या है, नेक्स्ट हमारे पास संख्या क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। जरा देखो, 6 पंजे 30, यहां से देखो 4 पंजे में 20, 4 पंजे में 20, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 छंगा 720, 720 इंटू में 7 प्लस 5, यानी कि 7 जीरो में 0 और 7 दूनी में 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 प्लस 5 कितना हो गया 1545। तो 1545 के जरा अभाज्य गुणनखंड कराइए। तो ये सवाल यहां तक है, अगला इसके नीचे है 1545 के अभाज्य गुणनखंड। 5 से काटिएगा, 5 3 में 15, पूरा पूरा कट गया, 0 लगाओ यहां पर, और कितना बचेगा 5 निम्मा, 1 मिनट, 5 9, 1 10, 10 5 15, देखो 5 4 9, सही कटाइए, 5 चुके 20, 20 60, 60 दूना 120, 120 छंगा 720, 720 इंटू 7, 7 0 0, 7 दूना 14 चला से लगा 7 7, अच्छा गड़बड़ हो गई बात, देखो 7 0 0, 7 दूना 14 4 से लगा 1, 7 7 49 और 1 कितना रहेगा 50। तो कितना रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास रहेगा 5045, 5045। अब इस 5045 के अभाज्य गुणनखंड कराओ। देखो अगर इनका जोड़ देखो, 5 4 9, 9 5 14, इनका जोड़ 14 है, तो ये पूरी संख्या 14 से नहीं कटेगी। तो हमने क्या काम करना है, 5 से काटना है। 5 1 में 5 0,
5 निम्मा 45, तो एक जीरो लगाओ, 5 निम्मा 45, 1009। अब इस 1009 को काटने का प्रयास करो, कहाँ से कटेगा? देखो 2 से कटेगा नहीं, 9 1 10, 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से भी नहीं, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं, 13 जैसे 91, 13 से भी नहीं, 14 15 16 17 से नहीं कटेगा, 18 19। यार ये संख्या जो है कैसी है? अभाज्य संख्या है। अतः ये दी गई जो संख्या हमारे पास है, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5 गुणा में कितने होंगे? 1009। ठीक है, तो इस संख्या के ये दो अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये संख्या, दी गई संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार संख्या क्या है हमारे पास? 7 6 5 4 3 2 इंटू में 1 प्लस 5। अतः गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार संख्या इतनी के अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 1009 है। इस प्रकार दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना? आप इस तरीके से इस प्रश्न को लगाएंगे अपनी परीक्षा में। होता क्या है कि हम लोग जो नोट्स बना रहे हैं, आप व्यवस्थित तरीके से कॉपी पेन उठाइए, व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं ये मार्च से ही हम लोगों ने काम शुरू किया है, तो मार्च अप्रैल मई जून, जब तक जून जुलाई का टाइम आएगा तब तक हम लोग लगभग आधे से ज्यादा मैथ्स पढ़ चुके होंगे, है ना? तो बने रहिए साथ ही साथ हमारे, और कोशिश करते रहिए। छुट्टी का टाइम रहेगा, क्योंकि आप जो एडमिशन वगैरह लेंगे वो अप्रैल में लेंगे, अप्रैल में कॉलेज जाना शुरू करेंगे, तब तक 15 से 20 दिन में हम लोग बहुत सारे मैथ को कवर कर लेंगे, यहाँ पर मैथ को पढ़ लेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, तो पढ़ते रहिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए हमारे पास जो अगला प्रश्न है, हमारे इस प्रश्नावली 1.1 का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्नावली का क्या लिखा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये एक वृत्ताकार मैदान है ना, खेल का मैदान। इस वृत्ताकार मैदान पर चारों तरफ क्या बच्चे दौड़ रहे हैं? 2 लड़के दौड़, एक लड़का एक लड़की है। हाँ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया दौड़ेगी तो पूरा चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, और जबकि 18 मिनट में, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बात यहां पर समझने वाली है। क्या इसने कहा है? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, यानी कि एक ही स्थान पर से एक ही समय चलते हैं, वो एक टाइम में दौड़ते हैं। मान लीजिए यहां पर स्टार्ट किया उन्होंने, यहां से रवि और सोनिया दोनों एक ही टाइम में दौड़े, एक ही साथ दौड़े, और उनकी जो इफिशियंसी है, उनकी क्षमता है कि एक चक्कर लगाने में जो सोनिया को टाइम लगता है वो 18 मिनट का लगता है, रवि को टाइम लगता है वो कितने मिनट का? 12 मिनट लगता है। एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मान लीजिए इसी दिशा में दौड़े, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जब एक ही टाइम पर एक ही समय पर दौड़कर जब ऐसा काम करते हैं, कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे? इसका मतलब ये होता है, हम लोग क्या निकालेंगे? इनका लासा पा निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? लासा पा निकालेंगे। यानी कि सोनिया एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है कितने मिनट में?
18 मिनट में। रवि एक चक्कर लगाता है कितने मिनट में? 12 मिनट में। अतः एलसीएम ऑफ कितने का? 18, 12। इन दोनों का क्या ज्ञात करना है हम लोगों को? एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 18 के गुणनखंड कराओ, 2 निम्मा 18, 3 तिया में 9, 3 इक्कन में 3। यहाँ 12 कराओ, 2 छिंग 12, 2 तिया में 6, 3 इक्कन में 3। इसका मतलब है इस सवाल को हम लोग यहाँ पर कुछ यूं लिखेंगे इस तरीके से, 18 बराबर क्या लिख लेंगे? 2 गुणा में 3 गुणा में 3। और ये 12 बराबर क्या लिखेंगे? 12 बराबर लिखेंगे 3 गुणा 3 को हम लोग लिख लें 3 की पावर 2। ये 3 गुणा 3 है, इसको हमने क्या लिखा? 3 पावर 2। 12 जो है इसको हम लिखेंगे 2 2 2 बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर में 2 इंटू में कितना हुआ? 3। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में 3 की पावर बड़ी है यहाँ पर, तो पहले 3 की पावर लिख लो बड़ी वाली, फिर 2 में सबसे बड़ी घात इन दोनों में कहां पर है? ये वाली है, तो ये वाली घात लिख लो 2 की पावर 2। इसका मतलब हुआ है कि 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया में 9 और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 2 दूनी में 4, अर्थात कितना हुआ? 9 चौके 36। तो क्या लिखेंगे? अतः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। अतः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस तरीके से हमने क्या काम किया? आज जो हमारी प्रश्नावली 1.1 थी, उस पूरी प्रश्नावली 1.1 को हमने कंप्लीट किया। याद रखना मेरी एक बात, अगर आप पूरे 70 में 70 चाहते हैं तो जो आपकी जो एनसीईआरटी की किताब जो है, उस एनसीईआरटी के सारे सवाल यानी कि सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज यदि आपको ढंग से आती हैं, सारे के सारे आपको लगाने आती हैं, तो इसका मतलब है कि आप 70 में 70 लेकर आएंगे। आप याद रखना, कहीं भी कोई भी प्रश्न आपकी इस एनसीईआरटी की किताब के बाहर से नहीं आता है। सारी की सारी चीजें यहीं से आती हैं जो सिलेबस आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेहनत लगातार करते रहिए, अच्छे नंबर, अच्छे अंक लाइए। आपको स्कूल में 30 में 25, 28, 29 ऐसे मिल जाते हैं नंबर, और इधर 70 में आप 70 ले आओ, तो टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन होगा क्या? इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। आज का अंक यहीं हम लोग समाप्त करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कल अगली प्रश्नावली 1.2 को करेंगे। जय हिंद।